हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर और उसका पार्ट 3 है। आज हमें ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म करना है, ठीक है। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन को बहुत ही डिटेल में ख़त्म किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स भी आज हमें पढ़ना है और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि ब्लड का क्या काम होता है। तो ब्लड जो है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा, वो ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे शरीर में। तो ये हो गया ब्लड का कुछ काम। ब्लड है क्या? तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू का मतलब आपको पता ही होगा, टिश्यू एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, कुछ सेल से मिलकर बना होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ब्लड एक टिश्यू है। और ब्लड क्या क्या चीज़ मिलकर बना होता है? तो ब्लड में कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम, एक लिक्विड चीज़ होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, जिसमें सेल्स तैर रहे होते हैं। सेल्स कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, ब्लड प्लेटलेट्स हो गए। ये 3 टाइप के सेल्स ब्लड में सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा का काम है टू ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म, ठीक है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है उसको कौन कैरी करता है बताइए? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ब्लड में रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स बोलिए या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलिए, बातें की है। तो इसके पीछे भी कहानी है कि क्यों इसको रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है और बाकी कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, इस वजह से इसको रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोला जाता है, ना कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। खैर उसको छोड़िए, उसका काम नहीं है। हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस रेड ब्लड कॉर्पसल्स में एक हेमोग्लोबिन नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। उस हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है। याद है आपको, मैंने कहा था कि हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से लगाव है, ठीक है। तो ये सब हो गया ब्लड का फंक्शंस और ब्लड का पार्ट्स। तो ब्लड ये सब फंक्शन तभी परफॉर्म कर पाएगा जब हमारे शरीर में क्या हो, एक पंपिंग ऑर्गन हो जो ब्लड को शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा दे, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हो जो हर एक टिश्यू तक पहुंचे और हर एक ऑर्गन्स तक पहुंचे, ठीक है, मतलब नस, और एक ऐसा सिस्टम हो जो अगर कुछ डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर कर दे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें पढ़ना है। पंपिंग ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे और एक वो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो डैमेज को रिपेयर करता है। ये 3 चीज़ अगर पढ़ेंगे तो हमारा जो ये टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग कैसे कैसे है। सबसे पहले आवर पंप द हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे डिस्कस किया कि कैसे हार्ट काम करता है। उसके बाद हमें पढ़ना है द ट्यूब्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, और उसके बाद मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। अगर डैमेज हो गया तो रिपेयर कैसे होगा, ये चीज़ हमें देखना है। चलिए एक एक करके सबको स्टार्ट करते हैं। तो आवर पंप द हार्ट, हमारा जो हार्ट है ये, इसका साइज़ क्या है, हमारे मुट्ठी के बराबर है। आपका जितना बड़ा मुट्ठी होता है उतना ही बड़ा आपका दिल है, ठीक है। तो और हमारे हार्ट में 2 टाइप के ब्लड फ्लो करते हैं। एक होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ऑक्सीजन का क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है। और दूसरा टाइप का ब्लड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी ज़्यादा हो कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है, समझ गए। तो ये दोनों टाइप का ब्लड हमारे हार्ट में फ्लो करता है। तो चूंकि ये दोनों टाइप का ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसके लिए हमारे हार्ट में कई सारे चैम्बर्स बने हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हार्ट में मेनली 4 चैम्बर्स हैं यहाँ पे। तो अगर हम इस हार्ट के डायग्राम को यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे 4 चैम्बर देखने को मिल रहा है। एक ये चैम्बर है, ऊपर में 2, और एक नीचे में 2 चैम्बर है, ठीक है। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को हम लोग आर्टरियम बोलते हैं। इस वाले को लेफ्ट आर्टरियम चूँकि ये लेफ्ट में है, और इस वाले को राइट आर्टरियम चूँकि ये राइट में है। और नीचे वाले दोनों को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। इस वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल और इस वाले को राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो 4 चैम्बर समझ में आया। तो इतने सारे चैम्बर बने हुए क्यों हैं? क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। इतना समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे काम कैसे होता है। सबसे पहले द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है, जो गंदा ब्लड है, हैज़ टू रीच द लंग्स, उसको लंग्स में भेजा जाएगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिमूव हो जाए और ऑक्सीजन एंटर कर जाए। कैसे रिमूव होता है, कैसे एंटर करता है, ये हमने पिछली क्लास में डिटेल में समझा था, याद होगा आपको, ठीक है। तो लंग्स में
वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर वापस उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाया जाता है और हार्ट से फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी में पंप किया जाता है। आइए इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ से लाइन बाय लाइन जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। और फिगर 6.11 इस फिगर को हमें देखना है। देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थीन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट कॉल्ड द लेफ्ट आर्ट्रियम। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड आपका लंग्स से, ये देखिए यहाँ पहले इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे ये चीज़ है आपका लंग्स, ये तो हार्ट है दिखने में लग रहा है, ठीक है, और ये कोई ऑर्गन है, ठीक है। तो सबसे पहले लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है हार्ट में, और हार्ट के इस पार्ट में आ रहा है, लेफ्ट पार्ट में है, और ऊपर वाला है तो आर्ट्रियम, तो लेफ्ट आर्ट्रियम में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझे। चलिए देखते हैं और भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था, थीन वॉल्ड अपर चैम्बर, और ये इसका जो वॉल होता है लेफ्ट आर्ट्रियम का, वो वॉल पतला होता है, ठीक है। अभी आगे हमें समझ में आएगा कि क्यों पतला होता है। इतना समझे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आया। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। द लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग द ब्लड। जब ब्लड इसमें आ रहा होता है ना, तो ये रिलैक्स आता है, थोड़ा फैला हुआ होता है लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। उसके बाद इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ गया, जब आ रहा होता है तो ये तो फूला हुआ होता है, रिलैक्स रहता है, और फिर जब इसमें ब्लड आ गया तो ये अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रेशर देगा, ये थोड़ा सिकुड़ जाएगा, जिस वजह से ब्लड अब यहाँ से यहाँ पे फ्लो कर जाएगा। और इसको कौन सा चैम्बर बोलते हैं हम लोग? लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। बातें कराई को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? चलिए, तो अब चूंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को कलेक्ट कर रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा, समझे यहाँ तक। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा फैल जाता है ताकि ब्लड वहाँ पे एंटर हो जाए। यहाँ तक समझे। सबसे पहले हुआ था कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, और वहाँ से लेफ्ट आर्ट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। जब लेफ्ट आर्ट्रियम में आ रहा था तो अब ये रिलैक्स था, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड यहाँ से यहाँ मूव कर गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव कर गया, और तब ये वापस क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है जब ये ले रहा है तो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला चीज़, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो देखिए आप यहाँ से ब्लड निकल के रेस्ट ऑफ द बॉडी में अब ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे इसका वॉल को मस्कुलर वॉल बोला गया है। अभी और डिटेल में देखेंगे कि उसको मस्कुलर वॉल बोला गया है। फिलहाल आप इतना समझिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब पुश किया तो ब्लड अब शरीर के बाकी पार्ट में पहुँचा। आगे देखते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट द राइट आर्ट्रियम एज इट रिलैक्सेस। अब देखिए ब्लड यहाँ से गया शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में, और यहाँ पे काम हो गया किसी ऑर्गन्स में, ठीक है। काम होने के बाद देखिए जो ब्लड का ऑक्सीजन था वो यूज़ हो गया, और ऑक्सीजन अब ये गंदा हो गया ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे कलर इसलिए चेंज किया गया है ताकि आप समझ पाए कि ये जो रेड वाला है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच है और ये ऑक्सीजन रिच है। तो जब सेल्स में यूज़ हो जाता है ना ऑक्सीजन, तब ये ब्लड का कलर ऐसे चेंज हो गया, ठीक है। और वापस ये जो ब्लड है वो अब किस में आया? राइट आर्ट्रियम में आया। तो चूंकि अब इसमें आ रहा है तो ये क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा फैल जाएगा ब्लड को लेने के लिए। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो एज द राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपको पता ही है फिर क्या होने वाला है? द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, जिसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, वो डायलेट करेगा, मतलब वो फैल जाएगा। जब ये ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब ब्लड को फोर्स करेगा कि नीचे आओ, तो नीचे ब्लड मूव करेगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, और ये डायलेट हो जाएगा। उसके बाद देखें, दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसफर हो चुका है, विच इन टर्न्स पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को वापस अब किस में भेजेगा? लंग्स में भेजेगा। फिर यहाँ पे लंग्स में साफ हो जाने के बाद देखिए ब्लड का कलर फिर से ब्लू चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में काम होने के बाद फिर खून गंदा हो गया मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर वो ब्लड आया हार्ट में राइट आर्ट्रियम में आया, राइट आर्ट्रियम से होकर राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल उसको भेजा कि जाओ लंग्स में जाओ, साफ़ हो जाओ, तो लंग्स में जाके साफ़ हो गया, फिर आया हार्ट में, ठीक है। फिर यहाँ से होते तो ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब देखिए सबसे मेन बात, सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द आर्टरिया डू। अब आप सोच रहे होंगे ये आर्टरिया क्या है, हमने तो आर्टरियम पढ़ा है, तो ये जो यहाँ पे आप लिखा था ना आर्टरियम आर्टरियम, ये सिंगुलर है, ठीक है, और आर्टरिया प्लूरल है। तो यहाँ पे बोला गया है चूँकि वेंट्रिकल्स, ये जो नीचे वाले दोनों हैं मोटे मोटे जो चैम्बर्स, इन दोनों का काम क्या है, ब्लड को भेजना डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, ज़्यादा दूर भेजते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका जो वॉल होता है ना, वो क्या होता है, थोड़ा थिक होता है और मस्कुलर वॉल्स होता है, ठीक है, कंपेयर टू आर्टरियम, ऊपर वाले दो चैम्बर के मुकाबले। और valves ensure that blood does not flow backwards when the arteria or ventricles contract। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा जूम करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है ऐसे करके, इसको बोलते हैं वैल्व, ठीक है, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो ब्लड इसी डायरेक्शन में मूव करे, नहीं तो ब्लड हो सकता है वापस राइट आर्टरियम में चला जाए, ठीक है। इसलिए ये वैल्व यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वैल्व ब्लड को यहाँ जाने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैल्व है ताकि ये जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड इस डायरेक्शन में मूव करे, ना कि इस डायरेक्शन में, अपने आप ये जो मुंह है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है वैल्व का काम। तो ये हमने समझ लिया कि बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का। आइए थोड़ा और डिटेल में थोड़ा कुछ नया बात को सीखा जाए। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, तो ये तो हम जानते ही है कि लंग्स में ऑक्सीजन जो है ब्लड में एंटर कर जाता है, तब से वो ब्लड क्या कहलाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। समझ रहे हैं बात का कह रहे हैं यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं। आप देखिए इस हार्ट में दो सेपरेशन है यहाँ पे एक, ठीक है, जिससे लेफ्ट साइड और राइट साइड सेपरेटेड है। ये सेपरेशन का फ़ायदा क्या है, ये सेपरेशन का फ़ायदा ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, ठीक है। जब मिक्स नहीं होंगे ना, दोनों अलग अलग रहेंगे, तो इससे क्या होगा, इफ़िशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी ये मेंटेन रहेगा, ठीक है, शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई रहेगा। और ये ऐसे एनिमल्स जैसे कि हो गए बर्ड्स और मैमल्स, इन सब एनिमल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनका जो एनर्जी नीड है वो हाई है। ये सब एनिमल्स इस एनर्जी को यूज़ करते हैं टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स जिनको ये एनर्जी का ज़रूरत नहीं है, उनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और वो एनिमल्स है जैसे कि एम्फीबियंस और कई सारे रेप्टाइल्स हो गए, उन सब एनिमल्स में हार्ट का जो चैम्बर होता है वो 3 होता है। हमारे शरीर में कितना है, 4 चैम्बर हार्ट है, लेकिन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हो गए उनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। और वो लोग थोड़ा मिक्सिंग टॉलरेट कर लेते हैं, उनमें थोड़ा मोड़ा मिक्सिंग होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जहाँ तक मछली का बात है, उनमें तो सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। वहाँ पे पहले ब्लड पंप किया जाता है टू द गिल्स, और गिल से ऑक्सीजनेट हो जाता है वहाँ पे ब्लड, और वहाँ से डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि मछली के शरीर में ब्लड जो है वो सिर्फ एक बार हार्ट से गुजरता है, ठीक है, सिर्फ 1 साइकिल पूरा करता है। ऑन द अदर हैंड जो बाकी वर्टिब्रेट्स है, हम जैसे लोगों में जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से गुजरता है। इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। आप यहाँ पे देखिए इस वाले फिगर में भी एक बार ब्लड तो आया यहाँ से, एक बार गुजर गया, फिर एक बार यहाँ से आया और यहाँ से और एक बार गुजरा, फिर यहाँ से आया और एक बार गुजरा। मतलब एक साइकिल पूरा करने में हार्ट से 2 बार ब्लड गुजरता है। इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। समझे कि नहीं डबल सर्कुलेशन का मतलब, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अब। तो इस पैरा से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सेपरेशन से क्या फ़ायदा है। ये सेपरेशन से ये फ़ायदा है कि इससे एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है इन सब जैसे एनिमल्स का। और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके 3 चैम्बर हार्ट होता है, और ये सब मिक्सिंग को टॉलरेट कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। और फिशेस का जहाँ तक बात है, उनमें सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होता है, और उसमें सिर्फ ब्लड एक बार ही फ्लो करता है हार्ट से। और अदर वर्टिब्रेट्स जैसे कि हम हो गए, हमारे शरीर में ब्लड 2 बार फ्लो करता है हार्ट से, ठीक है। चलिए, तो इतना चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए। आगे यहाँ पे ब्लड प्रेशर का बात किया गया है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसको ऐसे समझिए। ये एक हो गया ब्लड वेसल, नस हो गया, इसमें से ब्लड गुजर रहा है। तो जब ब्लड गुजरता है ना, तो ये प्रेशर में जा रहा होता है, ठीक है। तो ये इसका जो वॉल्स है उस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कितना प्रेशर दे रहा है, उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। मतलब द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ये प्रेशर आर्टरीज में हाई होता है देन द वेन्स। आप यहाँ पे देखिए,
सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आर्टरी और वेन्स होता क्या है। आर्टरी वो ब्लड वेसल होते हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। और वेन्स वो ब्लड वेसल होते हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आते हैं। आर्टरी ले जाते हैं हार्ट से और वेन्स लेके आते हैं, इतना समझे। अब देखिए, चूँकि आर्टरीज जो है वो ले जाते हैं, इनको हर ऑर्गन में पहुंचाना होता है आर्टरीज को, तो इसीलिए यहाँ पे जो ब्लड है वो हाई प्रेशर में फ्लो करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होता है कंपेयर टू वेन्स, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे पता होना चाहिए आपको। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी व्हेन द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। देखिए, तो इसको आप ऐसे समझिए, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तब ये आर्टरी में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, ठीक है, तब इस आर्टरी में जो प्रेशर होता है उस ब्लड प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो आप ज़रा सोच के बताइए कि सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होगा कि डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो चूँकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये ब्लड यहाँ से पुश होता है ना, और जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो हमेशा सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर टू डायस्टोलिक प्रेशर। बस, और तो कुछ यहाँ पे जानने लायक बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब रिलैक्सेशन। जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स करेंगे तो आर्टरी में जो प्रेशर होगा उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो नॉर्मल वैल्यू क्या है इंसान में, तो सिस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg। ये mm ऑफ Hg प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। तो ये नंबर आपने कभी सुना भी होगा, अगर आप कभी डॉक्टर से प्रेशर नपवाए होंगे तो 120/80 वो लोग लिख के देते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर है तो ये सब कुछ बात है। और ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, इसको हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर करते हैं। आप ये डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। और अगर आपका शरीर में ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाए ना, तो बोलते हैं कि क्या हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, जिसको बीपी भी बोलते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए शरीर में, तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। ब्लड प्रेशर हाई हो गया मतलब आपके शरीर में जो नस है, आर्टरी है, उसमें ब्लड ज़्यादा प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है। तो ज़्यादा प्रेशर होगा तो हो सकता है वो आर्टरी रप्चर हो जाए, फट जाए, और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर हाई होना अच्छा नहीं होता है, और लो होना भी अच्छा नहीं होता है। लो होना क्यों नहीं अच्छा होता है, क्योंकि शरीर के बाकी अंग है उन सब खून तो पहुँचना चाहिए ना, तो वो खून तभी पहुँचेगा जब ब्लड प्रेशर ऑप्टिमम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स। अब हम इस आर्टरीज और वेन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आर्टरीज आपको बता ही दिए, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन्स वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं लाते हैं टू द हार्ट, ठीक है, ऑर्गन से। ये हो गया पहला बात। इसके बाद आर्टरीज जो है उनका जो वॉल्स होता है वो थिक होता है और इलास्टिक होता है। क्यों थिक होता है, क्योंकि देखिए, क्योंकि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर में ब्लड निकलता है, और यही तो है आर्टरीज ना, यही तो है आर्टरी। तो आर्टरी में बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, इसलिए इनका वॉल्स जो होता है थोड़ा मोटा होता है ताकि ये फट ना जाए, ठीक है। और वेन्स में है वॉल्स पतला होता है थोड़ा, तो वहाँ पे उतना प्रेशर नहीं होता है। ये बात हम समझे। इसके आगे और क्या लिखा हुआ है, दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स। वेन्स को मोटा वॉल नहीं चाहिए। अब देखिए, वेन्स में क्या होता है, वैल्व्स होता है ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो है वेन्स, ठीक है, इसमें बीच में कहीं वैल्व होगा ताकि ब्लड एक यहीं पे मूव करे, ऐसा ना हो कि ब्लड वापस उल्टा डायरेक्शन में मूव कर जाए, ठीक है। तो वेन्स में वैल्व होता है, आर्टरी में वैल्व नहीं होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और कुछ है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, तो इसको एक बार समराइज़ करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस हो गया आर्टरी और वेन्स में। सबसे पहला, आर्टरी जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल है, मतलब ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाता है, और वेन्स जो है वो ब्लड को कलेक्ट करता है और लाता है वापस हार्ट की तरफ। ये हो गया पहला। दूसरा, आर्टरी का कलर पिंक होता है और वेन्स का कलर रेड होता है। तीसरा, आर्टरी डीप लोकेशन होता है, मतलब शरीर के अंदर के पार्ट में ज़्यादा होता है, और वेन्स जो होता है वो ज़्यादा सरफेस में होता है, ठीक है। मतलब आपके हाथों में अगर नस दिख रहा है तो मतलब आपको क्या दिख रहा होगा, वो ज़्यादातर चांसेस से वो वेन्स होगा, ठीक है। चौथा डिफरेंस, आर्टरी में ब्लड प्रेशर हाई होता है और वेन्स में ब्लड प्रेशर लो होता है। पांचवा,
आर्टरी का जो वॉल है वो स्ट्रॉन्ग होता है, थिक होता है, इलास्टिक होता है, और वेन्स का वॉल वीक, थिन और नॉन इलास्टिक। ठीक है। छठा डिफरेंस, आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अभी हम लोग समझेंगे पल्मोनरी आर्टरी क्या है। और सभी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। इसको एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए, जब भी वर्ड पल्मोनरी आपको दिखे ना तो आप समझ जाइएगा उसका रिलेशन कहीं ना कहीं लंग से है। ठीक है। तो देखिए, पल्मोनरी आर्टरी लिखा हुआ है मतलब वो आर्टरी जो लंग्स की तरफ जा रहा है। पल्मोनरी वेन्स लिखा हुआ है मतलब वो वेन्स जो लंग से निकला हुआ है। ठीक है। देखिए, नॉर्मली सारा आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है यही एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा होता है। तो सारा आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, समझे। और सिमिलरली सारा वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे बात का गहराई। और ये आर्टरी ही क्यों है, क्योंकि ये ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जा रहा है, और ये वेन क्यों है, क्योंकि ये ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके आ रहा है, समझे। तो ये हो गया छठा डिफरेंस। और सातवां डिफरेंस है इंटरनल वेल्व्स आर एब्सेंट। आर्टरी में वेल्व्स नहीं होता है और वेन्स में वेल्व्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये 7 पॉइंट का डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन या फिर टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद द इंडिविजुअल सेल्स। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, जब आर्टरी जो है कोई एक ऑर्गन या फिर टिश्यू में पहुंचता है तब वहाँ से डिवाइड होना शुरू हो जाता है। कई सारे छोटे छोटे नस में ये डिवाइड हो जाएगा। उस छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है। ये डिवाइड होने से फ़ायदा क्या है, ताकि ये ब्लड वेसल्स हम लोग का हर एक सेल्स में पहुँच जाए, हर एक सेल्स में ब्लड पहुँचा पाए। ठीक है। ब्लड के जरिए मतलब जो वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो मटेरियल सब पहुँचा पाए। ठीक है। और जब सेल्स में वो काम हो जाता है, जब ब्लड से ये सब चीज़ ले लिया जाता है, तब वो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है और वापस वो ब्लड का जो नस सब है वो सब जुड़ के, ब्लड वेसल सब जुड़ के क्या बनाते हैं, वेन्स बनाते हैं। ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, ये रहा, द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर 1 सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। और जो सबसे छोटे जो ब्लड वेसल बनते हैं ना, वो 1 सेल इतना मोटा होते हैं और उसको कैपिलरीज बोलते हैं। चलिए, और तो कुछ यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। और फिर ये कैपिलरीज वापस ज्वाइन टुगेदर हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, वेन्स बनाते हैं, और वापस ब्लड को ले आते हैं अवे फ्रॉम द ऑर्गन टू द हार्ट। ठीक है। चलिए, ये हमने समझ लिया ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स था ये कैसे काम करता है। अब बात करते हैं अगर कुछ डैमेज हो गया तो रिपेयर कैसे होगा। इसको आप यहाँ पे देखिए। तो अगर कुछ हमारे शरीर में लीक होता है तो उससे 2 टाइप का लॉस होता है। सबसे पहला लॉस ऑफ ब्लड होगा जिसको तुरंत रोकना चाहिए, और दूसरा लॉस ऑफ प्रेशर होगा। हमारे ब्लड वेसल में हमेशा प्रेशर के साथ खून बह रहा होता है। तो अगर कहीं पे लीक हो गया तो वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा और ब्लड सही जगह पे पहुंच नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग को उसको तुरंत से तुरंत क्या करना होगा, रिपेयर करना होगा। और ये रिपेयरिंग का काम करता कौन है, प्लेटलेट सेल्स करते हैं। ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं जो सर्कुलेट करते रहते हैं, और जैसे ही कोई लीकेज होता है तो उसको क्या कर देते हैं, क्लॉट करने में हेल्प करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये एक ब्लड वेसल है जहाँ पे यहाँ पे लीकेज हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ से खून तो निकल जाएगा, तो इसको ब्लड में क्या है, बहुत सारे ब्लड प्लेटलेट्स है, छोटे छोटे सेल्स है। तो जैसे ही कहीं लीकेज होता है वो लोग वहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पे उसको रोक देते हैं। इसको बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है। तो ऐसे ये रिपेयर करते हैं। बस इतना ही जानना है आपको यहाँ पे कि ब्लड क्लॉटिंग का काम प्लेटलेट सेल्स करते हैं। बात करते हैं एक और लिक्विड में जिसको बोलते हैं लिम्फ। ठीक है। कई बार क्या होता है, ये जो हमारे सेल्स है, ये मान लीजिए आपके सेल्स है, सेल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा ये सब डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरीज गुजर रहा है। कैपिलरीज तो याद है ना कि भूल गए, कैपिलरीज मतलब ब्लड वेसल जो है, नस है आपका छोटा सा नस, वो जब गुजर रहा है तो इसके जो वॉल है उस वॉल से कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा याद है आपको, जो लिक्विड मटेरियल होता है ब्लड में, वो प्रोटीन और ब्लड सेल्स। ठीक है। ये तीनों ही चीज़ हो सकता है यहाँ से थोड़ा थोड़ा मूव कर जाए, कैपिलरी से निकल के इस सेल्स इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाते हैं। तो यही लिक्विड क्या कहलाने लगता है, टिश्यू फ्लूइड कहलाता है या फिर लिम्फ कहलाता है। एक बार यहाँ पे पढ़ते हैं, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरी।
कैपिलरी के वॉल्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन हो गया और ब्लड वेसल्स हो गया, वो स्केप कर जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं और कहाँ आ जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाते हैं, टिश्यू में, और वहाँ पे आके क्या कहलाने लगते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहलाते हैं या फिर लिम्फ कहलाते हैं। ठीक है, और ये ठीक प्लाज्मा की तरह ही होता है, बस अंतर इतना है कि ये कलरलेस होता है और इसमें लेस प्रोटीन होता है। ठीक है, तो बस लिम्फ के बारे में इतना ही चीज़ आपको पता होना चाहिए और तो कुछ नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के ऊपर। तो समझ में आ रहा है आपको वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी अगर डाउट है अभी तक तो एक बार वापस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए, और जिनको समझ में आ गया तो बेझिझक आगे बढ़े। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अगर प्लांट सिंपल है, छोटा सा अगर प्लांट है जहाँ पे रूट्स और लीव्स के बीच में डिस्टेंस कम है, तो वहाँ पे तो सिंपल डिफ्यूजन से काम हो जाता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स प्लांट है, ठीक है, थोड़ा बड़ा सारा प्लांट है जहाँ पे रूट्स और लीव्स के बीच में डिस्टेंस अच्छा खासा है, तो वहाँ पे डिफ्यूजन से काम बनने वाला नहीं है। वहाँ पे एक क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। ठीक है, अब उसी को डिटेल में पढ़ना है कि वो प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे और कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ समझिए कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट क्या होता है। उसमें तो ब्लड है नहीं, तो ट्रांसपोर्ट क्या होगा? तो मेनली दो चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहला, मान लीजिए ये एक प्लांट है तो, और ये इसका रूट है, तो प्लांट को जड़ से बहुत सारा चीज़ मिलता है, पानी मिलता है और कई सारे मिनरल्स मिलते हैं, तो वो सब मिनरल्स को यहाँ तक पत्ते तक पहुँचाना पड़ेगा ना। तो एक तो हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये हो गया पहला चीज़ का ट्रांसपोर्ट। और दूसरा चीज़, जब यहाँ पे पत्ता में फोटोसिंथेसिस हो जाता है, जब फूड जो बनता है उस फूड को प्लांट के बाकी पार्ट्स में पहुँचाना होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है। पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स और दूसरा रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द रूट। रॉ मटेरियल्स मतलब वाटर और मिनरल्स हो गए। ठीक है, ये दो चीज़ का मेनली ट्रांसपोर्ट होता है। आपने क्लास 9 में जाइलम और फिलोएम के बारे में पढ़ा होगा। जाइलम एक ऐसा टिश्यू होता है प्लांट में जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और फिलोएम ऐसा टिश्यू होता है प्लांट में जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो बस वो यहाँ पे लिखा गया है। अब डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वाटर का ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है। पहला तरीका यहाँ पे बताया गया है, पर चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एट द रूट्स सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। देखिए, ये प्लांट है और ये हो गया रूट। ठीक है, मान लीजिए, तो यहाँ के जो रूट्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। वो सेल्स जो मिट्टी के कॉन्टैक्ट में होते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, आयंस इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इस वजह से डिफरेंस इन आयंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। अब ये देखिए, ये था सॉइल और ये है रूट, यहाँ पे आयंस ज़्यादा है और यहाँ पे आयंस कम है, तो यहाँ से बोल सकते हैं यहाँ पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अगर यहाँ पे वाटर का कंसनट्रेशन बोल सकते हैं यहाँ पे पानी कम है और यहाँ पे पानी ज़्यादा है। ठीक है, तो पानी अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है, वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। सबसे पहले क्या हुआ, जो रूट्स है वहाँ पे पहले आयंस इकट्ठा हो गया। ठीक है, और आयंस का इकट्ठा होने से वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। ठीक है, रूट में और सॉइल में कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का डिफरेंस हो गया, जिस वजह से यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर का बिल्डअप होने से वाटर जो है वो एंटर कर गया इन द रूट फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से जड़ में पानी चला गया। और एक बार जड़ में पानी चला गया, उसके बाद जाइलम तो है ही अपना काम करने के लिए, जाइलम उस वाटर को पूरा ऊपर की तरफ भेज के पानी का ज़रूरत और जो भी रॉ मटेरियल का ज़रूरत है वो पूरा कर दिया। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका है जिससे प्लांट अपना वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड्स टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। वो स्ट्रेटेजी क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब आपको पता ही है कि अगर ये प्लांट है, ऊपर में पत्ता है, तो उसमें छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा बोलते हैं, और वहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लूज होते रहता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो एवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ क्रिएट अ सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स। देखिए, तो जैसे यहाँ पे पानी लॉस हो गया, इसका मतलब यहाँ पे पानी का कमी हो गया, तो यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, मानो यहाँ से कुछ खींच रहा है, और उस सक्शन का वजह से वाटर क्या होता है, पुल होने लगता है ऊपर की तरफ। यहाँ से वाटर पुल होने लगेगा और वाटर ऐसे मूव कर जाएगा। तो ये हो गया दूसरा फोर्स जिस वजह से वाटर का मूवमेंट होता है। पहला तो हमने देखा था रूट प्रेशर का वजह से ना, यहाँ पे आयंस इकट्ठा होता है, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप होता है, फिर वाटर एंटर कर जाता है, फिर जाइलम अपना काम करता है।
तो यहाँ पे इसको आप ऐसे समझिए कि अगर इस प्रोसेस से वाटर का मूवमेंट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ड्यू टू रूट प्रेशर, ठीक है। और अगर ट्रांसपीरेशन की वजह से वाटर का मूवमेंट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। समझ रहे बात को? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। एरियल पार्ट्स मतलब ऊपर वाले पार्ट से अगर वाटर का लॉस हो रहा है तो इसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, आपको पता ही होगा ये। तो अभी तक हमने देखा कि प्लांट में वाटर का मूवमेंट दो रीजन से होता है, नंबर 1 ड्यू टू रूट प्रेशर और नंबर 2 ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसपीरेशन का कुछ फ़ायदा लिखा हुआ है। देखिए, ट्रांसपीरेशन से पहला फ़ायदा तो क्या हो गया, ये हेल्प करता है इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये हेल्प करता है इन द टेम्परेचर रेगुलेशन। आप पाएंगे कि प्लांट के आसपास का एरिया थोड़ा ठंडा होता है, वो ठंडा क्यों होता है, ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, मतलब बोल सकते हैं वो हेल्प करता है इन द टेम्परेचर रेगुलेशन। तो रात के समय में वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो हो रहा होता है मेनली ड्यू टू रूट प्रेशर, और दिन के समय में वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है मेनली ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, क्योंकि दिन में ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होता है और रात में ट्रांसपीरेशन तो हो नहीं रहा होता है, तो उस समय रूट प्रेशर वाला जो इफेक्ट है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो ये दो बात भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने देख लिया कि वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब बात करते हैं फूड का ट्रांसपोर्ट पे। तो प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट है उसको लीफ से होकर शारीरिक प्लांट्स के दूसरे पार्ट में भी मूव कराना होता है, और इस मूवमेंट को, इस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन आपको पता होना चाहिए, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ वास्कुलर टिश्यू जिसको बोलते हैं फिलोएम, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। और फूड के साथ साथ कई सारे अदर मटेरियल जैसे कि एमिनो एसिड्स हो गए और अदर सब्सटेंसेस हो गए, ये सभी मूव करते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि फिलोएम का ये दो पार्ट है, सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, इन दोनों का ही हेल्प से फिलोएम में फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और बोथ इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा, यहाँ पे तो जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो सिर्फ इन द अपवर्ड डायरेक्शन हो रहा था, लेकिन फिलोएम में जो ट्रांसपोर्ट है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं ये होता कैसे है। अब देखिए, जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था ना वो मेनली फिजिकल फोर्सेस के कारण हो रहा था। पहला था इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर और दूसरा था इफेक्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन। लेकिन फिलोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, वो होता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि फिलोएम में सक्रोज जैसे मटेरियल ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी आपको याद होगा, कुछ पिछली क्लास में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो फिलोएम में सबसे पहले सक्रोज आ जाता है, इस वजह से फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और इस वजह से वाटर फिर से एंटर करता है। मतलब मान लीजिए ये फिलोएम है आपका, तो सबसे पहले एनर्जी यूज़ करके इस फिलोएम के अंदर सक्रोज इकट्ठा कर लिया जाता है। अब सक्रोज यहाँ पे ज़्यादा हो गया मतलब वाटर कम हो गया और बाहर में वाटर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हो गया और वाटर फिर यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इन टू इन। तो वाटर फिलोएम में एंटर करेगा। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फिलोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। और इसी प्रेशर का वजह से फिलोएम में जो भी मटेरियल है, फूड मटेरियल जो है वो उन सब एरियाज में मूव कर जाएंगे जहाँ पर लेस प्रेशर है, ठीक है। तो इस तरीके से फिलोएम में ट्रांसपोर्ट होता है। इतना डिटेल में आपको कुछ याद नहीं रखना है, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि फिलोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, और एनर्जी होता है फ्रॉम एटीपी से लिया जाता है। और फिलोएम में जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये बात आपको यहाँ पता होना चाहिए। और फिलोएम में ट्रांसपोर्ट दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों, ठीक है। और कुछ बस इतना ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट इन जाइलम और ट्रांसपोर्ट इन फिलोएम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला डिफरेंस तो आप लिख सकते हैं कि जाइलम में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है एंड मिनरल्स, और फिलोएम में फूड एंड अदर सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होता है जैसे कि एमिनो एसिड हो गया। दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि जाइलम में वाटर सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और फिलोएम में फूड जो है वो बोथ अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। और तीसरा डिफरेंस आप बोल सकते हैं कि जाइलम में फिजिकल फोर्सेस के कारण ट्रांसपोर्ट होता है। फिजिकल फोर्सेस कौन से हो गए, नंबर 1 इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर और दूसरा इफेक्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन। और फिलोएम में जो मूवमेंट है वो होता है ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, ठीक है। और वो एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये 3 पॉइंट का डिफरेंस आप लिख सकते हैं बिटवीन ट्रांसपोर्ट इन जाइलम एंड ट्रांसपोर्ट इन फिलोएम में, ठीक है। बस तो इतना ही था। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नंबर 1, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में कौन से कंपोनेंट है, तो सबसे पहला तो आपका हो गया हार्ट, ठीक है। दूसरा हो गया ब्लड और तीसरा हो गया ब्लड वेसल्स। हार्ट का काम हो गया पंप करना ऑक्सीजन को, और आपका ब्लड का काम हो गया ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को
कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को। और ब्लड वेसल का काम तो आपको पता ही है, ये ब्लड को कैरी कर दे आइदर अवे फ्रॉम द हार्ट और टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्यों जरूरी है दोनों को सेपरेट करना, ताकि एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा हो पाए। ठीक है, चलिए। और वो एनर्जी का यूज़ किस लिए करते हैं बताइए, टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ये दो बात लिखना होगा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट में कौन से कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो दो ही कंपोनेंट है, जाइलम और फिलोएम। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और फिलोएम फूड एंड अदर मटेरियल्स जैसे कि एमिनो एसिड्स उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। तो वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये थ्रू द जाइलम होता है और दो फोर्सेस के कारण होता है। पहला हो गया आपका इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर और दूसरा हो गया इफेक्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। रूट प्रेशर कब होता है, जब रूट में क्या होता है, आयंस इकट्ठा हो जाता है और उस आयंस के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। अब वाटर जो है सॉइल से मूव कर जाता है इन द रूट में। एक बार रूट में आ गया उसके बाद तो जाइलम अपना काम कर देगा, वो वाटर को प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में पहुंचा देगा। ठीक है, तो ऐसे रूट प्रेशर काम करता है। और ट्रांसपिरेशन जो है आपको पता ही है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से वाटर लॉस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जाइलम में ट्रांसपोर्ट होने का जो रीजन है वो दो है, पहला है इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर और दूसरा है इफेक्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, रूट प्रेशर ज़्यादा एक्टिव होता है ड्यूरिंग द नाइट और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा एक्टिव होता है ड्यूरिंग द डे। इतना बात आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फिलोएम, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, और फिलोएम में क्या होते हैं, सीप ट्यूब्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं जो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं बोथ इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ट्रांसलोकेशन इन फिलोएम होता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इतना बात आपको लिखना होगा यहाँ पे। बस ऐसे करके ये 5 क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता ही है वीडियो को क्या करना है, एक लाइक करना है। और कोई भी डाउट हो, छोटा डाउट हो या फिर बड़ा डाउट हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे एक्सक्रीशन और ये लास्ट पार्ट होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।